जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, कई बार मैं ये प्रश्न करा चुका हूँ। तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड और उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है ना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। कभी कभी मदुरई दे देता है, ठीक है ना। जब तमिलनाडु नहीं देगा, ऑप्शन में मदुरई रहेगा, तो उस पर आप लोग को ट्रिक लगाना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांग हो, हवांगो और माही और कोसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। मैं आप लोगों से कल बोला था कि ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग टेस्ट लगाते रहना है, तो वो बात आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है ना। एक बार आप लोग को ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मतलब जैसे पूरा टेस्ट लगा ही लेना है। देखो वो प्रश्न मैं आज नहीं लेकर आ पाया हूँ, जैसे कल मैं पूरा का पूरा प्रश्न लिखा लेकिन उसका पीडीएफ नहीं तैयार हो पाया, इसलिए ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट वाला पूरा प्रश्न नहीं लाया हूँ। लेकिन कल वही सारा प्रश्न लेकर आऊंगा, ठीक है ना। पीडीएफ नहीं बन पाया था, इसलिए वो वाला पूरा का पूरा प्रश्न आपके सामने नहीं आ पाया। अभी आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है। ये पूरा मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूं, तो आज एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और देखो जो मैं आप लोगों को पहले जैसे प्रश्न कराया हूं ना, जब कल मैं ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट वाला प्रश्न लेकर आऊंगा तो आप लोग तुलना कर लेना। जैसे मैं जो जो पहले प्रश्न कराया हूँ उसमें और जो साइट पर प्रश्न दिया गया है उसमें आप लोग तुलना कर लेना कि कितना फर्क है। और मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि उसमें से मैं कितना प्रश्न पहले आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? आपका लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, गोमती, गंगा और सतलुज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ शहर आपका गोमती नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटो की स्थापना कब हुआ। नाटो का स्थापना कब हुआ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 4 अप्रैल 1949, 7 अप्रैल 1948 और आपका नीचे दिया है 5 अप्रैल 1935 और 7 अप्रैल 1949 है। तो नाटो का स्थापना कब हुआ? नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ, ठीक है ना। कभी कभी 4 अप्रैल नहीं देता है, तो 1949 इज राइट आंसर। नाटो की स्थापना कब हुआ? तो नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वेलिंगटन, कैनबरा, वाशिंगटन और स्टॉकहोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है ना। कैनबरा इज राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत, सीपी राधाकृष्णन और रमेश बैस, आनंदीबेन पटेल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर सीपी राधाकृष्णन हो जाएगा। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की, इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक ना। भारत रत्न से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है 2024 में, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि उससे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। और देखो करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, जैसे उसका एक नया पीडीएफ बन चुका है, जितने लोग मेरे एप्लीकेशन में बाई कोर्स वाला में परचेज कर लिए हैं, तो उन लोगों को वो पूरा का पूरा प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा जैसे करंट का बाहरी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके कई दिनों से उस पीडीएफ को बनाया जा रहा था, तो अभी फाइनली बन चुका है। बस आज नहीं तो कल जैसे बाई कोर्स वाले में करंट अफेयर्स का प्रश्न वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और देखो मेरा जो एप्लीकेशन है वो बहुत जल्द अपडेट होने वाला है, अगर कोई दिक्कत आ रहा होगा ना तो उसको लेकर आप लोग परेशान नहीं होना। एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जितने लोग मेरा एप्लीकेशन में जैसे डाउनलोड करके साइन अप कर लिया है, जब मेरा एप्लीकेशन अपडेट होगा तो उस टाइम थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। अगर जैसे ये दिक्कत आ सकता है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे, साइन अप किए होंगे, आईडी पासवर्ड बनाए होंगे, तो शायद वो आईडी पासवर्ड हट भी सकता है। सभी लोगों का नहीं, जो लोग कोर्स परचेज किए हैं उन लोगों का नहीं, उन लोगों को तो कोर्स मिल जाएगा, लेकिन जो लोग नहीं परचेज किए हैं तो शायद उन लोगों का हट सकता है, तो उन लोगों को दोबारा साइन अप कर लेना है। जब इस बार अपडेट हो जाएगा ना तो फ्री स्टडी मटेरियल में भी करंट अफेयर्स के प्रश्न डाले जाएंगे, और फ्री स्टडी मटेरियल में भी पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से जीके जीएस के प्रश्न उसमें मिलेंगे, ठीक है ना। और शायद उसमें ऑनलाइन क्लास भी चल सकता है, तो इस बार अपडेट हो जाएगा तो ऑनलाइन क्लास भी मैं चला दूंगा, ठीक है ना। तो उसका आप लोग थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा इंतजार करो। आपका कोई भी दिक्कत होगा तो परेशान होने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैरी क्यूरी और मलाला यूसुफजई, नरगिस मोहम्मदी, मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मलाला यूसुफजई, ठीक ना। मलाला यूसुफजई इज राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, तो मलाला यूसुफजई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की, तो प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल और जयदेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की, इसका राइट आंसर मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल इज राइट आंसर। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना मोहम्मद इकबाल ने की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब कर दी गई, तो भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब कर दी गई, 1905, 1906, 1913 और 1911। तो इसका राइट आंसर आपका 1911 हो जाएगा। भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब कर दी गई, तो 1911 ईस्वी में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है, ठीक ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़ी खारे जल की झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, अमृत सागर, कैप्सियन सागर, वान झील और अरल सागर। यहाँ पर विश्व का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कैप्सियन सागर हो जाएगा। कैस्पियन सागर, कैप्सियन
कैस्पियन होता है, ठीक है ना। कैस्पियन सागर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर आपका 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 इज राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष और 25 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 25 वर्ष हो जाएगा। 25 वर्ष इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और दीनबंधु मित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी इज राइट आंसर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, ठीक है ना। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। आपका सामान्य विज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है कि किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन इज राइट आंसर। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि खोपड़ी में अस्थियों की संख्या है। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8, 12, 20 और 22 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा, ठीक है ना। खोपड़ी में मतलब अस्थि मतलब हड्डी होता है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। हड्डी भी पूछ सकता है और अस्थि भी पूछ सकता है, ठीक है ना। और पूछ देता है कि चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो चेहरे में 14 होता है। तो मतलब ये टोटल मिलाकर आपका पूरा खोपड़ी में 22 हड्डी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगली बार कान वाला हड्डी भी पूछा गया था कि मतलब कान में कितनी हड्डी होती है। तो 6 होती हैं, ठीक है ना। एक कान में 3 गो और एक कान में 3 गो। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नर का मुख्य जनन अंग है। नर का मुख्य जनन अंग कौन सा है? वृषण, अंडाशय, शुक्राणु और अंडाणु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर का मुख्य जनन अंग कौन सा है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर वृषण हो जाएगा, ठीक है ना। नर का मुख्य जनन अंग कौन सा है? तो वृषण इज राइट आंसर। नर का मुख्य जनन अंग वृषण है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र और जीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जीन हो जाएगा। जीन इज राइट आंसर। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन है, ठीक है ना। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। तो कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? जुकाम, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर जुकाम हो जाएगा। जुकाम इज राइट आंसर। कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो जुकाम वायरस के कारण होती है, याद रखना, ठीक है ना। जुकाम
जुकाम किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। जिसको जुकाम हुआ रहेगा तो उसके पास नहीं बैठना तो ही सही रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर अगर मजा आएगा तो बैठ जाना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बस दिमाग में याद रखना कि जुकाम किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे भाई मजा आएगा तो बैठ जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि किस बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो किस बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? अब कुछ लोग सोचेंगे कि पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर कहाँ खींचती है। तो मेरे भाई देखो, एक गेंद है या कुछ भी है, मान लो जैसे जमीन पर हो और उसको खूब तेज के मतलब ऊपर फेंक रहे हो, तो मतलब जितना बल आपका लगेगा ना मतलब उतना ऊपर जाएगा, और जैसे ही आपका बल समाप्त होगा ना वो तुरंत नीचे आ जाएगा। उसको तो आसमान में उड़ जाना चाहिए ना। मान लो कुछ फेंक रहे हो तो उसको तो आसमान में फटाक से उड़ जाना चाहिए। आप लोग खुद सोचो एक बार, एकदम पूरा मतलब वीडियो स्टॉप करके और ध्यान से सोचो कि यार कोई भी सामान हम लोग जब ऊपर फेंकते हैं तो वो फिर क्यों नीचे आ जाता है। मान लो हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं तो उसको आसमान में उड़ जाना चाहिए, लेकिन कुछ देरी बाद मतलब जाता जाता रहता है उसको से फिर ऑटोमेटिक में नीचे आने लगता है। तो आप सभी लोगों को मतलब ये तो पता ही चलना चाहिए कि भाई कोई भी मतलब वस्तु रहता है तो उसको पृथ्वी अपने तरफ खींचती है, ठीक है ना। पृथ्वी बहुत भयंकर अपने तरफ खींचती है। कोई पेड़ उड़ रहता है तो आप लोग जैसे देखते हैं ऑटोमेटिक में, जैसे पूरा पेड़ रहेगा ये मतलब इसका पूरा का पूरा टहनी रहेगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक में टूट के गिर जाता है। इसको टूट के उड़ जाना चाहिए ना, आसमान में उड़ जाना चाहिए ना, लेकिन टूट के गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है। तो पृथ्वी मतलब वस्तुओं को अपने तरफ खींचती है, ठीक है ना। तो यही बोला जा रहा है कि किस बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। मतलब पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है तो वो किस बल के कारण खींचती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अब ये आप लोगों के दिमाग में गूंजना चाहिए, ठीक है ना। जब आप लोग फेंकते हो ना, जब कोई भी चीज़ फेंकते हो तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस वस्तु को अपने तरफ खींच लेती है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा है? CO2, CH4 और CFC। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर CO2 हो जाएगा। CO2 इज राइट आंसर। प्रश्न है कि विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है। तो विद्युत की सबसे ज्यादा मतलब सर्वाधिक मतलब होता है सबसे अधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु कौन है? चांदी, तांबा, पारा और एल्यूमिनियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर चांदी हो जाएगा, ठीक है ना। चांदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन का अस्थायी अपरूप है। कार्बन का अस्थायी अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन का अस्थायी अपरूप है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट इज राइट आंसर। कार्बन का अस्थायी अपरूप ग्रेफाइट है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चींटी तथा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी तथा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चींटी तथा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर फार्मिक अम्ल हो जाएगा। फार्मिक अम्ल इज राइट आंसर। चींटी तथा बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल व क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? वाल्कनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, उदासीनीकरण और गैल्वेनीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल व क्षार की क्रिया कहलाती है।
इसका राइट आंसर उदासीनीकरण हो जाएगा। उदासीनीकरण इज राइट आंसर। देखो यार, मैं सोच रहा हूँ कि शाम को भी आप लोग का क्लास चले। जैसे सुबह में जिस तरह 7 बजे जीके जीएस का क्लास अपलोड होता है, उसी तरह से शाम को मैं लाइव आने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। जैसे मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जैसे मतलब वो सुविधा नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ, आज मैं पता कर रहा हूँ। अभी तो मुझे यूपी पुलिस का पेपर देने जाना है। जैसे 18 तारीख को मेरा यूपी पुलिस का पेपर है। तो जब मैं उधर से आ जाऊंगा ना 18 तारीख के बाद, तो कोशिश करूंगा कि शाम को भी 7 बजे आप लोग का 7 बजे या 6 बजे आप लोग टाइम बता देना, ठीक है ना। तो उस टाइम लाइव आकर जैसे पीडीएफ से ही मैं जैसे क्लास कराऊं, ठीक है ना। मैं पूरा कोशिश करूंगा अपने तरफ से, क्योंकि अब आप लोग को 2 टाइम क्लास कराने का ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, जो लोग मतलब इसी चैनल के ऊपर भरोसे बैठे हैं, वो लोग कहीं से भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे लोग मतलब पढ़े हुए हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा व्यू आता है। लेकिन मतलब कुछ साथियों को हमारा भाषा अच्छा लगता है, मतलब वो लोग बोलते हैं आप जो बताते हो हमें एकदम याद हो जाता है, कहीं भी दिखता है तो उसको गलती नहीं करते हैं। तो वो लोग इसी चैनल के भरोसे बैठे हुए हैं। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अब मतलब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास भी लाऊं, ठीक है ना। जैसे मैं जितना भी सुबह में क्लास कराऊं, तो वो पूरा रिवीजन भी कराऊं, तो कुछ ऐसा मतलब करूंगा, ठीक है ना। बस आप लोग 20 से 25 मिनट का टाइम देना। शाम को भी मैं ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लूँगा, और लाइव रहेंगे तो मज़ा ही अलग रहेगा। मैं कोशिश करूँगा, मैं सर्च करूँगा, देखूँगा कि हाँ लाइव किस तरह से आया जाता है। अभी मुझे नहीं पता है कि किस तरह से पीडीएफ से लाइव पढ़ाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अगर किसी भाई को पता होगा तो कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। आवर्त सारणी के जनक हैं डोबरीनॉर और न्यूलैंड, मेंडलीफ और मोजले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी के जनक हैं आप सभी लोगों का, इसका राइट आंसर मेंडलीफ हो जाएगा, ठीक है ना। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ हैं। आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीफ हैं। और मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हो ना, जैसे उसमें मतलब कोर्स ले लिए हो, टेस्ट सीरीज ले लिए हो, अगर आप लोगों को मतलब जैसे सच में जैसे लग रहा है कि हाँ, जैसे जिस तरह एक किताब होता है उससे भी अच्छा पूरा का पूरा प्रश्न टॉपिक वाइज मेरे एप्लीकेशन में दिया गया है, अगर आप लोगों को दिल से अच्छा लग रहा है ना, तो मेरे भाई एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सअप चैनल अपन हमारे व्हाट्सअप में भेज सकते हो, ताकि दूसरे भाइयों को भी पता चले कि हाँ यहाँ पर मतलब अच्छा प्रश्न देखने को मिल रहा है। जिस तरह एक भाई साहब भेजे थे अपना वीडियो, तो मैं तो उनको कुछ बोला नहीं था, लेकिन उन्हें अच्छा लगा था, तो वो हमारे पास एक वीडियो भेजे थे। तो उस तरह से आप लोग भी एक जैसे अगर पढ़ाई कर रहे हो उससे और आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ मतलब अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सअप में भेज सकते हो, ठीक ना। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग लिख लो, 79 054 और आपका हो गया 69 और 515 515, ठीक है ना। 79 054 69 515। तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, ठीक है ना। 79 054 और 69 और 515। और आप लोग ज़्यादा फ़ोन नहीं करना, क्योंकि दिन भर में बहुत ज़्यादा फ़ोन आ जाता है। व्हाट्सअप में आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप लोग मैसेज करोगे, वो वीडियो मैं अपने जैसे यूट्यूब चैनल पर डालूंगा या इंस्टाग्राम पर डालूंगा, तो जितने भी भाई ये सोच रहे हैं कि भाई मैं कहाँ से टेस्ट सीरीज लगाऊँ, मैं कहाँ से मुझे पूरा का पूरा जीके जैसे इंपॉर्टेंट वाला मिलेगा, तो उन लोगों को भी मतलब पता चलेगा कि हाँ यहाँ से इस चैनल से इस एप्लीकेशन से कुछ साथी पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे मतलब काफ़ी सारे लोगों को पता चलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग एक वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सअप में भेज सकते हो, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो। अगर नहीं लग रहा होगा तो फिर नहीं भेजना, ठीक है ना। अभी जब अपडेट हो जाएगा उस टाइम अच्छा लगेगा तब भेजना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य किस वर्ग में आता है? तो मनुष्य किस वर्ग में आता है ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी और एजीव। तो मनुष्य किस वर्ग में आता है? इसका राइट आंसर आपका स्तनधारी हो जाएगा, ठीक ना। स्तनधारी इज राइट आंसर। और जो मेढक होते हैं ना, वो उभयचर होते हैं, वो लोग जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है।
पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण, हाइड्रोजन और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, ठीक ना। पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है 7, 9 और 12 और 14। तो इसका राइट आंसर नहीं, यहाँ पर 18 दिया है। इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा, ठीक है ना। मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है 18 इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न जी के मतलब सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं और 15 प्रश्न जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो देख लेते हैं इसको कैसे लिखा गया है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? देखो, जब ऐसे प्रश्न को मैं देखता हूँ ना, जैसे इसमें भी वही अक्षर देखने को मिल रहा है और इसमें भी वही पूरा अक्षर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अक्षर इधर उधर कर दिया गया है, यहाँ पर इधर उधर कर दिया गया है। तो जिस तरह से ऊपर इधर उधर किया गया है तो नीचे भी इधर उधर कर देंगे, लेकिन ऊपर हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे मतलब उसको सेट किया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले ये वाला लिख लेते हैं, पहला वाला, ठीक ना। यहाँ पर लिख लेते हैं। आपका सबसे पहले एफ दिया है, फिर यू दिया है, फिर टी दिया है, फिर आई दिया है, फिर यल दिया है, फिर ई दिया है, ठीक है ना। ये आपका हो गया। तो उसके बाद से आपका यू मतलब दिया है, तो यू यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद से एफ दिया है तो एफ लिख लेते हैं। उसके बाद से आई दिया है तो आई लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से टी दिया है तो टी लिख लेते हैं। उसके बाद से ई दिया है तो ई लिख लेते हैं। उसके बाद से यल दिया है तो यल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अभी देख लेते हैं सारी चीज़ों को। ये जो यू है ये यहाँ पर हो गया है और ये एफ यहाँ पर हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका क्या देखने को मिल रहा है, ये टी आपका यहाँ हो गया है और ये आई आपका यहाँ हो गया है। उसके बाद से ये ई आपका यहाँ हो गया है और ये यल आपका यहाँ हो गया है। तो सेम जिस तरह ऊपर हुआ है ना, उसी तरह से नीचे भी कर देते हैं। इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले सी हो जाएगा, उसके बाद से ओ हो जाएगा, उसके बाद से आर हो जाएगा, उसके बाद से आपका टी हो जाएगा, उसके बाद से आपका ई हो जाएगा, उसके बाद से आपका एक्स हो जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, ऊपर क्या किया गया है, इस तरह से किया गया ना, तो नीचे भी इस तरह से कर देंगे। ये जो ओ है तो ओ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से ये सी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ भी उसी तरह से सेम कर देंगे। ये टी यहाँ पर आ जाएगा और आर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आपका यल यहाँ आ गया, ये वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा और ये यक्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। यक्स आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यक्स यहाँ पर कर देते हैं। तो आपका ओ सी टी आर एक्स ई, ओ सी टी आर एक्स ई दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दर्जी कपड़ा मैकेनिक है। जैसे दर्जी का संबंध कपड़ा से है, कपड़ा कौन बनाता है, तो दर्जी बनाता है, ठीक है ना। उसी तरह मैकेनिक का संबंध किससे है, मरम्मत, बिजली, मशीन और औजार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेनिक है। मैकेनिक का संबंध मशीन से है, ठीक ना। मैकेनिक क्या बनाता है, तो मैकेनिक आपका मशीन बनाता है। और दर्जी क्या बनाता है, तो दर्जी कपड़ा बनाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1, 9, 25, 49, 121 है। देखो, आप लोग अपने दिमाग में ये तो बिल्कुल भी नहीं लाना कि भाई ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्या अग्निवीर जीडी के पेपर में, अग्निवीर ट्रेडमैन के पेपर में या डब्ल्यूएमपी के पेपर में। ये तो अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना कि ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्या। बिल्कुल पूछा जाएगा मेरे भाई, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है रीजनिंग का, क्योंकि मैं पेपर दे चुका हूँ इसलिए मुझे पता है। मैं उस टाइम रीजनिंग कुछ भी नहीं पढ़ के गया था, लेकिन 5 को में से बस एक मुझे नहीं आ रहा था। जैसे मुझे टाइम वो भी आ रहा था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा था, ठीक है ना, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया। और 4 को किया था, लेकिन हमारे सभी दोस्त 5-5 को किए थे, ठीक है ना। जो मुझे नहीं आ रहा था उसको मैं छोड़ दिया था, मैं सोचा माइनस मार्किंग जाएगा।
वो माइनस वाला जो सिस्टम है ना वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कितना प्रश्न गलती करूंगा तो मतलब मेरा कितना नंबर जैसे कट जाएगा, तो वो एक वीडियो में मैं बता दूंगा अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे तो, ठीक है ना। अभी हमें 2-3 ऐसा वीडियो बनाना है जो आप लोग कमेंट कर चुके हो, जैसे मतलब बहुत सारी जैसे जो WMP का भर्ती होता है लड़कियों के लिए, तो उन लोगों के हाइट के बारे में, दौड़ के बारे में, उसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद से आप अगर आप लोग निगेटिव मार्किंग वाला बोलोगे तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद से कुछ लोग बोल रहे हैं कि टेक्निकल और GD में फॉर्म भर पाएंगे तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। आपका कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो मैं बता दूंगा, बस आप लोग तैयारी करते रहो। मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ, मुझे पूरा पता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका 1 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 25, फिर 49, फिर 121 है। आपका 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। जैसे 1 पर से 3 आ गया है, 3 पर से 5 आ गया है, 5 पर से 7 आ गया है, 7 पर से 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो 81 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस तरह रेल ट्रेन से संबंधित है उसी तरह बस से क्या संबंधित है। जिस तरह रेल ट्रेन से संबंधित है उसी तरह बस से क्या संबंधित है। यात्री, बस स्टेशन, सड़क और कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिस तरह जैसे रेल ट्रेन से संबंधित है तो उसी तरह से बस सड़क से संबंधित है। जिस तरह से रेल ट्रेन से संबंधित है उसी तरह से बस सड़क से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है AZCXFU, आगे क्या होगा। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, A का उल्टा Z होता है, C का उल्टा X होता है, F का उल्टा U होता है। तो बस उल्टा देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, A का उल्टा क्या होता है, A का उल्टा Z होता है, A का उल्टा आपका Z होता है, और C का उल्टा X होता है, F का उल्टा U होता है। अभी देखो आगे यहाँ पर A कितना नंबर पर आता है, तो A आपका 1 नंबर पर आता है, और C कितना नंबर पर आता है, C आपका 3 नंबर पर आता है, और F कितना नंबर पर आता है, F आपका 6 नंबर पर आता है। इसके बीच क्या अंतर देखने को मिल रहा है, 1 और 3 के बीच आपका 2 अंतर देखने को मिल रहा है। उसके बाद से 3 और 6 के बीच आपका 3 अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ 2 अंतर देखने को मिला है, यहाँ 3 अंतर देखने को मिला है, तो यहाँ पर 4 अंतर देखने को मिलेगा। मतलब 1 में जब 2 जोड़ा गया है तो 3 हो गया है, और 3 में जब 3 जोड़ा गया है तो 6 हो गया है, तो 6 में जब 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। शायद ये रीजनिंग का प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है ना, लेकिन कल पूरा का पूरा नया रहेगा, ठीक है ना। तो 10 नंबर पर क्या आता है, 10 नंबर पर आपका J आता है, आपका क्या आता है, J आता है, और J का उल्टा क्या होता है, Q होता है। तो J और Q इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।